हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन बेसिक, जिसमें हमने कुछ बेसिक देखा था कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है, उनके बारे में देखा था। कंसिक्वेंसी सीक्वेंस या फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए और यूकैरियोटिक सेल के लिए कौन कौन सी होगी, वो चीज़ हमने डील करी थी। उसके बाद में फिर हमने स्टेप्स देखे थे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इन द ट्रांसक्रिप्शन। And finally, in the last, we discussed only two steps. The first one is the unwinding of DNA strand. First one is the activation of the ribonucleotide. And the second one is the unwinding of the DNA helix. कैसे होगा? Now, third one step हमें deal करना है, and the third one step is the base pairing and the chain formation या फिर chain elongation, वो हमें यहाँ पर आज deal करना है। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है थर्ड वन, दैट इज बेस पेयरिंग एंड चेन फॉर्मेशन। चेन फॉर्मेशन या फिर इवन आप एलोंगेनेशन भी बोल सकते हो। एलोंगेनेशन, जो आरएनए की चेन है वो एलोंगेनेट, लंबी होती हुई चली चली। ठीक है बेटा, सबसे पहले आती है बेस पेयरिंग की बात आती है कि बेस पेयर ऐड होंगे। बेस पेयर ऐड होंगे बिल्कुल जैसे वहाँ पर रेप्लिकेशन में आपने पढ़ा था, कुछ कुछ वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। वो क्या डिफरेंस होगा, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। देखिए, जो बेस पेयर ऐड होंगे, बेस पेयर add on 3' to 5' strand of DNA। बेटा जो DNA का 3 to 5' स्ट्रैंड था उसके ऊपर ये ऐड होंगे, और ये जो ये स्ट्रैंड है जिसके ऊपर ये ऐड होंगे, दिस स्ट्रैंड इज नोन एज, एंड दिस स्ट्रैंड इज नोन एज, आपको पता ही है कि इसको क्या क्या बोलते हैं बेटा। दिस स्ट्रैंड इज नोन एज द मास्टर स्ट्रैंड, आल्सो नोन एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। हमने देखा था कि रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करने लग रहे थे, बट इन केस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ओनली 3' to 5' स्ट्रैंड विल बिहेव एज द टेम्पलेट। ठीक है, और आल्सो नोन एज द एंटीसेंस। भाई एंटी सेंस है तो इसकी जो अपोजिट बनेगा बेटा, उसमें कैसी इन्फॉर्मेशन जाएगी, सेंस वाली इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसमें काम वाली इन्फॉर्मेशन जाएगी। अगर मान लो ये सेंस होता तो आरएनए में कौन सी चली जाती, एंटी सेंस, यानी कि खराब इन्फॉर्मेशन चली जाती। तो इसलिए यहाँ पर नेचर ने किसको सेलेक्ट किया है, एंटी सेंस को सिलेक्ट किया है, ताकि जो अपकमिंग आरएनए है उसके अंदर सेंस जाए, जो अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर पास आउट। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम यहाँ पर बोलते हैं। अब आपको पता है कि बेटा जो बेस पेयरिंग होगी उसके लिए जो फॉस्फेट है वो हाइड्रोलाइज होगा। फॉर बेस पेयरिंग पायरोफॉस्फेट गेट हाइड्रोलाइज्ड by the help of which enzyme? Enzyme name is phosphatase। बेटा राइलेज तो लाने के लिए हटेज, जो हटाएगा, हटेज। ठीक है, अगर हम फॉस्फो को दबा देते तो सिर्फ हटेज बचता है, हटाना। ठीक है, तो हटाने के लिए हटेज, फॉस्फेटेज एंजाइम की by the help of the phosphatase enzyme। एंड जो ट्राइफॉस्फेट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, एंड ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और साथ में क्या निकलेगी बेटा, एनर्जी निकलेगी। ठीक है,
यही एनर्जी क्या करेगा, बॉन्ड करवाने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो ये एनर्जी निकलेगी, दिस एनर्जी इज हेल्पफुल टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो दिस रिलीज एनर्जी will helpful to make कौन से बॉन्ड, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस किसके, डीएनए या फिर आरएनए या फिर डीएनए बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, क्योंकि जो बेस पेयर ऐड हो रहे हैं बेटा वो डीएनए के अगेंस्ट ऐड हो रहे हैं और आरएनए बनने लग रहे हैं, तो जो बॉन्डिंग होगी वहाँ पर डीएनए आरएनए की होने लगती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ए किसके साथ में बॉन्ड करेगा, ए मेक बॉन्ड विद द, कान पे लगेगा थप्पड़, दैट इज यू। T था in case of the DNA, but in case of the RNA, A will make bond with the U and G will make the bond with the C। ठीक है, अगर DNA होता तो यहाँ पर सिर्फ T आता, बाकी सारी चीज़ें क्या रहती, सेम रहती। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद में बेटा इसी का दूसरा स्टेप, दैट इज द चेन फॉर्मेशन। चेन फॉर्मेशन कैसे होगी, आगे की तरफ हम कैसे बढ़ते हुए जाएंगे, जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है वो कैसे मूव करेगा, वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डील करनी है। एक एक करके हम सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शनल बबल के ऊपर कि ट्रांसक्रिप्शन बबल एक्चुअली में है क्या। देखिए, तब हम इलोंगिनेशन की बात करते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं चेन इलोंगिनेशन है, फिर चेन फॉर्मेशन। इलोंगिनेट होना यानी कि लंबा होना, जो ये आरएनए बनेगा उसकी चेन कैसे लंबी होती जाएगी वो चीज़ हमें यहाँ पर डील करना है। बेटा दिस वन इज द डीएनए, ये डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5। ठीक है, आपको पहले से मैंने बता रखा है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और ये टर्मिनेटर। ठीक है, यहाँ पर बेटा एंजाइम आके बाइंड हो गया प्रमोटर रीजन पर, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ और इसके साथ में कौन सा फैक्टर आके जुड़ गया था, सिग्मा फैक्टर, जो इनिशिएशन और स्टार्ट करवाने के लिए क्या था, रिकॉग्नाइज करवाने के लिए क्या था, हेल्पफुल था। ठीक है, अभी ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा कि कैटालिटिक एक्टिविटी है, हमने देखा था कि ए और ए डैश आर द प्रोटेक्टिव, बीटा बीटा डैश आर द कैटालिटिक नेचर, और सिग्मा का बताया था कि क्या है, रिकॉग्निशन और इनिशिएशन में हेल्प करते हैं। तो बेटा जो ये आरएनए पॉलीमरेज है दैट विल ओपन द डीएनए। बेटा डीएनए ओपन हो जाएगा, पोलैरिटी वही रहेगी 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, ये ओपन हो चुके हैं। ओपन हो चुका है तो बेटा यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस क्या हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ ATGCC A, ऐसे लिख दिया। डीएनए तो मैं T लिख सकता हूँ क्योंकि अभी ये डीएनए की बात हो रही है। ए के अगेंस्ट में बेटा इधर क्या है बोलो, ए के अगेंस्ट में क्या लिखूं, दैट इज टी, क्योंकि अभी डीएनए टी है तो ए, जी है तो सी, सी है तो जी, और ए है तो यहाँ पर क्या जाएगा
टी, क्योंकि अभी ये डीएनए की बात है, ठीक है। इसके ऊपर बेटा एंजाइम बाइंड हो रहा है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। ऐसे दिखा दूं मैं इसको, या फिर ब्लैक से दिखा दो, पहले ब्लैक से दिखा रखा है तो दिस वन इज द आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अभी जो बबल बना है बेटा, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शनल बबल। ये जो बबल बना है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल बबल, ठीक है। और ये जो ट्रांसक्रिप्शनल बबल है दैट विल कंटिन्यू मूव, वो कंटिन्यू मूव करेगा इस तरह, ठीक है। अगर हम बात कर दें किस द मास्टर स्ट्रैंड, तो बेटा ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ क्या करता जाएगा, कंटिन्यू मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, दिस ट्रांसक्रिप्शनल बबल will continuously move from 3 prime to 5 prime on master strand। जो मास्टर स्ट्रैंड है या फिर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ क्या करेगा, लगातार मूव करता हुआ जाए। और बेटा जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे उसकी पोलैरिटी क्या रहेगी बोलो, जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे भाई, जैसे ही यहाँ पर मान लो न्यूक्लियोटाइड आ गया भाई, टी है तो टी के अगेंस्ट में क्या जाएगा, ए, ठीक है। ए है तो यहाँ पर क्या जाएगा, यू, यहाँ पर क्या आ गया, सी है तो यहाँ पर क्या जाएगा, जी। तो बेटा ये जो पोलैरिटी आएगी आरएनए स्ट्रैंड की वो कौन सी आएगी, दैट इज 5 प्राइम। और इधर की तरफ अगर हम चलते हुए जाएंगे तो ये कौन सी आ जाएगी, 3 प्राइम। तो न्यूक्लियोटाइड कहाँ से कहाँ पर ऐड होने लग रहा है, 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है और किधर जाएगा बोलो, 3 प्राइम की तरफ मूव करता हुआ चलेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड आर एडेड in 5 prime to 3 prime direction by RNA polymerase on RNA strand। जो RNA polymerase है बेटा, वो RNA बनाते टाइम जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा उसकी पोलैरिटी होगी कितनी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ होगी। तो बेटा यहाँ पर हमने ट्रांसक्रिप्शन बबल की बात करी कि कैसे ओपन होगा। अब देखो जो न्यूक्लियोटाइड है वो एकदम से बल्क के अंदर नहीं जुड़ेंगे, बल्कि जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो 1 बाय 1 एक एक करके ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ, न्यूक्लियोटाइड will add 1 by 1 एक एक करके ऐड करे जाएंगे। अब वो सही होंगे या फिर गलत होंगे ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय द आरएनए पॉलीमरेज। न्यूक्लियोटाइड इज राइट और wrong, that is determined by कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पोल लिख दो या फिर आरएनए पी लिख दो, बात एक ही रहेगी, ठीक है। अब बेटा बात यहाँ पर आती है कि जो एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं वो कैसे होने लग रहे हैं, एक साथ में ऐड क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, देखिएगा। ये ट्रांसक्रिप्शनल बबल था, ठीक है, ऐसे।
ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर पोलैरिटी लिख सकते हो 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। यहाँ पर बेटा न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज है, ऐसे मैं दिखा दूँ, न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज। यहाँ पर हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियोटाइड अगर एक्सपोज है तो सारे के सारे एक साथ में क्यों नहीं आ रहे? इसका सबसे बड़ा रीजन ये कि बेटा यहाँ पर एक प्रोटीन होती है, दैट इज प्रोटीन ब्रिज, है ना, एक प्रोटीन। बेटा वो प्रोटीन हमेशा क्या करती है, एक ही न्यूक्लियोटाइड को हमेशा एक्सपोज करती है। अब कितने फ्री का रखा है? एक। जैसे मान लो इस पे न्यूक्लियोटाइड कोई भी आके ऐड हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर था ए, तो एक अगेंस्ट में यू आ गया। अब जैसे ही आएगा तो ये जो प्रोटीन ब्रिज है वो अगले के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर इधर चली जाएगी। अब जैसे हो गई तो ये साइड क्या हो गई, फ्री हो गई। जैसे मान लो यहाँ पर था टी, तो यहाँ पर फिर क्या जाएगा, ए। अब जैसे यहाँ पर आ गया तो ये अगले के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। तो ये जो रेगुलेशन है 1 by 1 ऐड करने का, दैट इज कंट्रोल बाय द प्रोटीन ब्रिज, ठीक है। जो प्रोटीन ब्रिज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड को अलाउ करते फॉर द बाइंडिंग। तो बेटा दिस वन इज द प्रोटीन ब्रिज which allow only single या फिर वन न्यूक्लियोटाइड फॉर द एडिशन ऑन consistent, that is template strength। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करने के लिए अलाउ करेगा। अब देखो जैसे जैसे बेटा ये आगे की तरफ चलता जाएगा, अब देखो कि जो बबल है वो कैसे मूव करता हुआ चलेगा। जैसे आपने एक वेव का चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, आप कोई भी एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसको जोर से हिलाते हो, ठीक है, उसको कोई भी एक जर्क देते हो, तो बेटा उसके अंदर जो वेव्स है वो ऐसे चलने लगती है, ठीक है। अपने को फिजिक्स कमी आती है लेकिन थोड़ा बहुत तो बताता हूँ कि बेटा ये जो बबल्स हैं वो भी कुछ ऐसे ही मूव करते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ। ये बबल पहले इधर खुला था, फिर यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई तो इसके बेटा साथ में जो आरएनए बनेगा, ये जो बन रहा है वो आरएनए बनने लग रहा है, ठीक है। जो आरएनए बनेगा बेटा वो बाहर की तरफ आता जाएगा, ये फिर कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो बबल आगे की तरफ गया, आरएनए पॉलीमरेज जहाँ पर जाएगा बबल ओपन होता जाएगा, फिर बबल बनता जाएगा। यहाँ पर ऐड हुए, फिर से स्टार्ट हो गया, आरएनए और बाहर आ गया। इसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज और आगे गया, फिर इधर बबल बन गया, तो ये जो आरएनए था ये और ज़्यादा निकल के बढ़ आया। तो बेटा जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करेगा, वैसे वैसे आरएनए का साइज बढ़ता हुआ जाएगा और वो आपस में तो जुड़े रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड तो जुड़े रहेंगे, बट जो डीएनए के साथ में था वो जो कैटालिटिक नेचर है आरएनए पॉलीमरेज का, वो उसको रिमूव आउट करता हुआ चला जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। जैसे मान लो ये बबल एक इधर था, अब एक बबल मान लो मैं इधर दिखा दूं, अब भाई जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं बेटा वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंड पे होने लग रहे हैं, और उस स्टैंड की पोलैरिटी क्या थी, दैट इज 3 to 5। तो जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, सीधी सी बात है कि वो कहाँ पर ऐड होने लग रहे हैं, उसकी पोलैरिटी कितनी आ जाएगी आपकी 5 प्राइम, और इधर ये कौन सी चलने लग रही है, दैट इज 3 प्राइम, ठीक है। तो जैसे जैसे बेटा ये बबल आगे की तरफ मूव करता हो जाएगा, वैसे वैसे ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, इसको आप प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोल सकते हो और HNRNA भी बोल सकते हो फॉर यूकेरियोट्स। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो बेटा आप इसको mRNA बोल सकते हो। दोनों में डिफरेंस है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या फिर HNRNA और mRNA में डिफरेंस है। जो mRNA है वो टोटली प्रोसेस्ड है, इसके अंदर कोई भी
इंट्रोन वगैरह प्रेजेंट नहीं है, बट HNRNA ऑफ द बोथ एक्सोन एंड द इंट्रोन वो लास्ट में पढ़ेंगे। तब हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को अच्छे से डील करेंगे। तो बेटा जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, वैसे वैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहे हैं RNA के अंदर, और उसका साइज बढ़ता हो जा रहा है। तो चेन क्या होती जा रही है, एलोंगिनेट होती जा रही है। अब ये मूव करता करता बेटा अब ये लास्ट में कहाँ पर पहुंच जाएगा, बोलो। लास्ट में हमने कौन सा रीजन देखा था, दैट इज, बोलेगा, लास्ट में कौन सी यूनिट थी, दैट इज टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर पे बेटा कौन सी होगी, कौन सा प्रोसेस चलेगा, दैट इज टर्मिनेशन। ठीक है, तो अब हम टर्मिनेशन देखेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो RNA पॉलीमरेज है, जो RNA पॉलीमरेज है, इट ऐड 30 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। हर सेकेंड में 30 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं। तो RNA पॉलीमरेज ऐड 30 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। ठीक है, बाकी जो हम डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, वो वहाँ पर अच्छे से और डील करेंगे। ना बेटा नेक्स्ट वन स्टेप, दैट इज टर्मिनेशन। नेक्स्ट वन इज द टर्मिनेशन, या फिर आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ DNA चेन या फिर RNA चेन बोल दो या फिर स्टैंड। रिमूवल की जगह आप सेपरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो DNA था वहां से RNA का हट जाना, वो आपका टर्मिनेशन कहलाता है। तो टर्मिनेशन क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ RNA strand from template strand of DNA। ठीक, और बेटा इसका जो सेपरेशन है वो दो टाइप से हो सकता है। जो टर्मिनेटर है वो दो टाइप का हो सकता है, एक तो है रो डिपेंडेंट और एक है रो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टर्मिनेटर है या टर्मिनेशन है टू टाइप्स। टर्मिनेशन दो टाइप का हो सकता है। दो टाइप कौन से हैं, एक तो है रो इंडिपेंडेंट, जिसको आप इंट्रिंसिक टर्मिनेशन भी बोलते हो, आल्सो नोन एज द इंट्रिंसिक टर्मिनेशन भी बोलते हैं। तो बेटा दूसरा है रो डिपेंडेंट, दैट इज, इसको आप एक्सटेंसिक टर्मिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसको एक्सटेंसिक है। इसमें जो इंटरनल खुद के फैक्टर हैं वही टर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो दैट्स व्हाई इन्होंने द इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। तो बेटा सबसे पहले हम डील करते हैं दैट इज इंट्रिंसिक या फिर रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। एक ऐसा टर्मिनेशन जिसके अंदर RNA में खुद की ही एक सीक्वेंस हो जो हेयर पिन लूप बना दे। ध्यान देना, जो नया बनने वाला जो RNA वो क्या बनाएगा, हेयर पिन लूप बनाएगा, और हेयर पिन जो लूप है वही टर्मिनेशन के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो RNA में खुद ही क्या होगी, प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से टर्मिनेशन होगा। कैसे देखिएगा एक बार, ये बेटा DNA 5 प्राइम 3 प्राइम, इधर ये दूसरे स्टैंड 3 प्राइम 5 प्राइम, इधर बेटा जो RNA है, जो नया बना वाला RNA है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है,
कैसे? देखो ये कौन सा स्ट्रैंड होगा, दैट इज 5 प्राइम स्ट्रैंड होगा, और इधर ये कौन सा बेटा 3 प्राइम स्ट्रैंड। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जैसे कि जी 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 सी। ये जो दूसरा है इधर की हो जाएगी बेटा सी 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 जी, ठीक है। इधर लास्ट में जाओगे तो इधर आ गया यू 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 यू, और नीचे की तरफ क्या मिलेगा ए, ठीक है, ये ऐसा। अब बेटा जो ये है, मैं सिर्फ और सिर्फ आरएनए की बात करूं। अब यहाँ पर देखो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है, जी है सी है, जी है सी है, जी सी। तो ये आपस में बॉन्ड कर लेंगे या नहीं कर लेंगे भाई? अगर अपोजिट सीक्वेंस है कंप्लीमेंट्री नेचर की, तो बेटा ये बिल्कुल आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड कर लेंगे। कुछ ऐसे दिखाई देगा ये जी 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 सी, यहाँ पर सी 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 जी, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बेटा, यहाँ पर है डबल बॉन्ड और यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, है ना। यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर है डबल बॉन्ड। तो कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक है? जहाँ पर ट्रिपल है दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग रीजन, और जहाँ पर डबल बॉन्ड है दिस वन इज द वीक रीजन। ऐसा मान लो कि एक तरफ से 3 मजबूत आदमियों ने रस्सी को पकड़ा हुआ है और एक तरफ से 2 कमजोर आदमियों ने रस्सी को पकड़ा हुआ है। दोनों अपनी तरफ रस्सी को खींचने लग रहे हैं, रस्सी किसके हाथ में से निकल के आएगी? टूटेगी नहीं, निकल के किसके हाथ में से आएगी? 3 वाले के हाथ में से, फिर 2 वालों के हाथ में से। 2 वालों के हाथ में से जो 2 पर्सन है जो कमजोर है उनके हाथ से रस्सी निकल के आएगी। तो बेटा यहाँ पर स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट हो जाएगा, एक तरफ 3 बॉन्ड का खिंचाव लगा और एक तरफ 2 का। तो ज़्यादा खिंचाव लगने की वजह से जो ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड वो टूट जाते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनली ए स्टेरिक हिंडेंस गेट क्रिएट, so RNA get released from AU रिच रीजन, उधर से ही क्या जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और जो RNA बेटा वो कुछ ऐसे अलग हो जाएगा, 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पर G G G C C C C, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका पोली यू, ऐसा जाएगा। तो दिस वन इज द बेटा आरएनए। ये आपका अगर यूकैरियोटिक में तो इसको आप एचएनआरएनए बोल देंगे, अगर प्रोकैरियोटिक में है तो आप इसको एमआरएनए बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया जिसके अंदर आपको रो फैक्टर की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी पड़ी। तो दिस वन इज द रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में हम रो फैक्टर का यूज करेंगे, रो फैक्टर यूज्ड। रो फैक्टर एक्चुअली में है क्या, इसके अंदर 6 पॉलीपेप्टाइड है, 3 4 5 और 6 ऐसे, ठीक है। और कुछ ऐसा रीजन दिखाई देगा, बीच में से ये होलो है, तो टोटल 6 हो गई। दिस वन इज द एन टर्मिनल एंड दिस वन इज द सी टर्मिनल, क्योंकि प्रोटीन का बना हुआ है तो एन और सी टर्मिनल यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो ये रो फैक्टर दैट इज द रोटेटिंग एंजाइम, रो फैक्टर इज ए रोटेटिंग एंजाइम, जो रोटेट करता हुआ चलता है, ठीक है। ये एनर्जी कहाँ से लेगा, गेट एनर्जी फ्रॉम द एटीपी, गेट एनर्जी फ्रॉम ATP. So it has ATPase enzyme activity, ठीक है। ये किस कैटेगरी से रिलेट करते हैं बेटा, ये ATP को ADP प्लस फॉस्फेट के अंदर तोड़ देता है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज होगी
उसी को ये यूज करता है। जो ये एंजाइम है दैट इज द रो फैक्टर या रो एंजाइम। रो इज ए काइंड ऑफ हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम का ही एक टाइप है और इसको काम करने के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट सीक्वेंस इज नोन एज द रट सीक्वेंस। रो यूज रट सीक्वेंस फॉर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के लिए रट सीक्वेंस का यूज करेगा। देखिएगा एक बार, ऐसे ही डीएनए आरएनए कॉम्प्लेक्स, तो ये जो 5 प्राइम साइड है दैट हैव सम स्पेसिफिक रीजन लाइक सी 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 ए यू सी ए जी सी, ऐसी कुछ सीक्वेंस होती है। इस सीक्वेंस को बेटा हम रट सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। दैट इज रो यूटिलाइज टर्मिनेशन। ये जो सीक्वेंस है दैट इज द रट सीक्वेंस बोलते हैं। फुल नेम इज द रो यूटिलाइज टर्मिनेशन, जिसके अंदर जो रो है वो इस सीक्वेंस को यूटिलाइज करके तोड़ेगा। बेटा इस सीक्वेंस के अंदर जो सी रहता है उसकी जो परसेंटेज है दैट इज मोर देन 41%, 41% से ज़्यादा रहेगी। और जो जी रहती है उसकी अमाउंट रहती है दैट इज लेस देन 5%। तो सी का कंपोनेंट क्या रहेगा यहाँ पर, हाई रहेगा। तो ऐसे रीजन को ये जो हमारा एंजाइम है न्यूक्लियस, ये हेलिकेज एंजाइम वो रीड आउट करेगा। अभी ये इस सीक्वेंस को रीड आउट करता हुआ आगे की तरफ चलेगा। एक बार देखिए कैसे चलेगा। दीज आर द डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पर आरएनए आके बाइंड कर रहा है। ये इसकी रट सीक्वेंस है एंड दिस वन इज दिस रिंग इज द रो फैक्टर, वो इसको रीड आउट करेगा, इसके अंदर चला गया, ठीक है। अब ये रीड आउट करने के बाद में लगातार आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या था, ए और यू के बीच में बॉन्डिंग था, तो जैसे ही ये रो फैक्टर गुजरेगा तो इस बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा।